90% of the commerce student do mistake in their very first practical chapter accounting equation. They start memorizing the format and the blunder is already done. They don't know why assets always equal to capital plus liabilities. In upcoming few minutes, I will show you why assets always equal to capital plus liabilities. But before that, आप मुझे ये बताइए एसेट्स कौन कौन सी होती है किसी भी बिजनेस के पास? आई नो यू नो द आंसर. देखिए हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स हो सकती हैं. हमारे पास बिल्डिंग हो सकती है और स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है एंड सो ऑन, है ना. और ऐसे ही लायबिलिटी यानी कि देनदारियां जो बिजनेस ओनर को, जो बिजनेस को थर्ड पार्टी को पे करती है, कैसी हो सकती हैं? जैसे हमने कोई लोन लिया हो, जैसे बैंक से लोन लिया है या फिर कोई डिबेंचर्स इश्यू किए हैं. क्रेडिटर्स हो सकते हैं हमारे, है ना. क्रेडिटर्स कैसे? जैसे हमने किसी सप्लायर से उधार में माल लिया है ना. और क्या हो सकता है? जैसे कि आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और कैपिटल तो आपको पता ही है, जो पैसा ओनर, प्रोपराइटर जो है बिजनेस का, वो इन्वेस्ट करता है, वो कहलाती है कैपिटल, है ना. अब देखिए किसी भी बिजनेस में जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है बिजनेस के ऊपर. कैसे? सपोज करो बच्चे कि आपका एक लेमन ड्रिंक का बिजनेस है. देखो गर्मियां बहुत चली हुई है, तो अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं. आपका जैसे लेमन ड्रिंक का बिजनेस है ना, तो आपने लेमन ड्रिंक बनाने के लिए सपोज करो लेमन परचेज करी किसी सप्लायर से, है ना. तो लेमन्स आपके पास आए, यानी कि आपके पास क्या आया? स्टॉक आया. यस, आ गया. क्या आया आपके पास? स्टॉक. तो स्टॉक तो आपके पास आ गया, लेकिन अगर आपने मान लो वो कैश में पेमेंट करी है, तो आपके बिजनेस से क्या जाएगा? कैश जाएगा, है ना. तो एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है, तो आपके बिजनेस पर ड्यूअल इफेक्ट हुआ ना. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब मान लो इसी लेमन ड्रिंक के बिजनेस में आपने क्या किया? ड्रिंक सेल की, है ना. तो आपका जो स्टॉक है भाई, तो आपका जो स्टॉक है वो जाएगा, यानी कि माइनस कम हो जाएगा, है ना. बट कैश आपके पास आएगी, अगर वो कैश में सेल हुई है ना, तो कैश क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा. तो हम ये समझे कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसका ड्यूअल एक्सपेक्ट है, उसका डबल इफेक्ट है. अब यही हमारे क्वेश्चन का, हमारे फॉर्मेट का लॉजिक बन जाता है. ये तो एक सिंपल एग्जांपल था कि हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है. बट हम अब जानेंगे कि एसेट्स एंड लायबिलिटी जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें इक्वल कैसे होती है. सपोज करो आप एक बिजनेस ओनर है, ये आपकी बैलेंस शीट है. यहाँ पे आपको पता है टी फॉर्मेट में जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपके पास यहाँ पर होती है लायबिलिटीज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, और यहाँ पर होती है आपकी एसेट्स. सपोज करो आपके पास क्या है? टोटल 1 लाख की एसेट्स हैं. कितने की है? 1 लाख. अब इसमें लगा लो आपके पास कैश है, कुछ स्टॉक आपके पास है, उसमें कुछ मशीनरी है, ठीक है ना. तो ये टोटल आपकी जो एसेट्स हैं वो कितनी है? 1 लाख. ठीक है. अब ये जो 1 लाख मेरे पास इन द फॉर्म एन एसेट है, जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, वो मैंने कहां से कलेक्ट किया होगा? कहां से आया मेरे पास? देखो दो सोर्स हो सकते हैं. या तो बिजनेस का जो ओनर है वो इन्वेस्ट करे खुद से, जैसे कि मान लो ओनर ने जो कैपिटल लगा रखी है ना, वो उसने इन्वेस्ट करी है 60,000 रुपए की, और बाकी का जो 40,000 है उसने उधार में क्या कर रखा है? सप्लायर से ले रखा है. कुछ क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, और कुछ उसने लोन ले रखा है 40,000. ठीक है. तो टोटल यहां पे भी आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो कितनी बनी? 1 लाख की. तो अब आप जान गए हैं कि जितना बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट है, या तो वो एसेट्स में लगा लो, जो भी पोजेशन में है बिजनेस के, या एसेट्स में किस फॉर्म में? कैश में लगा लो, स्टॉक में लगा लो, मशीनरी लगा लो, बिल्डिंग लगा लो. तो जितनी भी टोटल एसेट्स होगी वो या तो ओनर ने पैसा लगाया होगा या फिर उसने किसी थर्ड पार्टी से लिया होगा. तो इसी रीजन की वजह से हमारी जो एसेट है हमेशा इक्वल होती है लायबिलिटी प्लस
कैपिटल के, है ना। तो आपने इस क्वेश्चन का तो आंसर जान लिया कि क्यों ये तीनों चीजें मतलब एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। देखिए इस चैप्टर में से आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्कर, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन मोस्टली टीचर्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे एग्जांपल्स या ट्रांजैक्शन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे आप 3 मार्क का क्वेश्चन भी टारगेट कर सके इजीली, ठीक है। हमने एग्जांपल में जाना था कि 1 लाख की मेरी एसेट्स हैं, 40,000 की मेरी लायबिलिटी है और 60,000 की मेरी क्या है, कैपिटल है। तो सपोज करो मेरे पास लायबिलिटी गिवन नहीं, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ लायबिलिटीज को विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एसेट्स है 1 लाख की, अगर मैं इसको यहां ले आती हूँ तो ये प्लस की बजाय माइनस का हो जाएगा, तो ये होगी यहाँ पे माइनस, तो क्या आ गया मेरे पास 40,000 जो किसकी वैल्यू है, लायबिलिटी की। और अगर मान लो मेरे पास एसेट्स की वैल्यू नहीं गिवन है तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस कर लूंगी और वो किसके इक्वल आएगा, एसेट के। ऐसे ही अगर मेरे पास कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है तो यहाँ पे मैं लायबिलिटी को माइनस कर दूंगी एसेट से, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लायबिलिटीज कैपिटल की, ठीक है। तो आपने जाना कि एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और हमने यहाँ पे इस सिंपल से एग्जांपल से ये चीज प्रूव भी कर दी। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं, थोड़ा और जानते हैं इस इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में कि आपको ओपनिंग कैपिटल या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल विच इज 5 लाख, एसेट्स क्लोजिंग वैल्यू 7,80,000, लायबिलिटी 70,000, और हमें फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के अंदर क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो देखिए अगर आपके पास क्लोजिंग एसेट की वैल्यू है और क्लोजिंग लायबिलिटी की वैल्यू है, तो क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस करके, जैसे हमने यहाँ पे समझा था ना कि आप एसेट में से अगर लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो आपके पास कैपिटल आ जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा। ऐसे ही अगर हम क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7,80,000 आपकी क्लोजिंग एसेट्स हैं और क्लोजिंग लायबिलिटी आपकी 70,000 है, तो हमारे पास क्या आ गई क्लोजिंग लायबिलिटी की वैल्यू 7,10,000। अब देखिए ये तो आपके पास आ गई। अब प्रॉफिट कितना अर्न किया बिजनेस ने, देखिए आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 5 लाख, यहाँ पे लिख लो, और आपके पास कितनी वैल्यू आई क्लोजिंग कैपिटल, ये आई 7,10,000। अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दूं तो मुझे ये तो पता चल जाएगा ना कि मेरा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि देखो जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ अर्न किया होगा। अगर इंक्रीज हो रही है हमारी अब वाली कैपिटल की वैल्यू, इट मींस हमने प्रॉफिट अर्न करा है, हमारे पास अवेलेबल है क्लोजिंग बैलेंस, उसमें से मैं ओपनिंग माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरा 2,10,000, ये क्या होगा मेरा प्रॉफिट जो कि मैंने अर्न किया। अब देखिए 3 मार्क के क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ सर्टन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे इस इक्वेशन पे क्या पड़ता है, ताकि हम जो 1 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं हाफ ईयरली में उसको भी अच्छे से क्रैक कर पाए। बिजनेस में डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, तो उन ट्रांजैक्शन का आपके जो ये कैपिटल है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, उन पे क्या इफेक्ट हो सकता है प्रोबेबल। तो देखिए जैसे कि मान लो बिजनेस परचेज कर रहा है मशीनरी एक एसेट है और वो कैश में परचेज कर रहा है, तो आप ही सोचिए आप मशीनरी परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो एसेट्स हैं यानी कि मशीनरी है वो तो इंक्रीज होगी, प्लस होगी, और आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, कैश आपके बिजनेस से जाएगा तो कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, अगर यही मशीनरी आप क्रेडिट में परचेज करते तो देखिए आपकी मशीनरी वो तो बढ़ती, वो तो इंक्रीज होती,
बट क्रेडिट पे परचेज करने की वजह से लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, आपके क्रेडिटर बढ़ जाते, या फिर मैं कहूं लायबिलिटी बढ़ जाती है ना। अब अगर जो आपका प्रोप्राइटर है, ओनर है, वो कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, नई कैपिटल लेके आता है बिजनेस के अंदर, तो उससे क्या होगा, कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, प्लस कैश भी बढ़ेगा। अगर वो कैश में लेकर आ रहा है, अगर मान लो वो स्टॉक में लेकर आता तो क्या होता, स्टॉक बढ़ जाता और वहां से कैपिटल बढ़ जाती। तो अगर कैश में लाया है तो आपकी कैश बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया कैश के अंदर तो क्या होगा, एक तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी और बिजनेस से कैश चला जाएगा तो कैश भी कम होगी। और सपोज करो जो प्रोप्राइटर है, ओनर है बिजनेस का, वो कैश में पैसे विड्रॉ कर लेता है बिजनेस से, तो क्या होगा, एक तो आपकी कैश कम होगी और साथ ही साथ क्योंकि वो ओनर है, प्रोप्राइटर है, उसकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कुछ ट्रांजेक्शंस हैं जिनका ये पर्टिकुलर इफेक्ट होगा कहीं ना कहीं एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों पर। अब देखिए, अब हम एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि मिड टर्म में इस चैप्टर से आपके कोई भी एमसीक्यू इनकरेक्ट ना हो और आप फुल स्कोर करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन तो आप आंसर आराम से कर देंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, क्या ऐसा होता है, नो, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन इज एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, क्या ये सही है, नो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यस हमने यही पढ़ा है कि एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो लास्ट का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। सेकंड क्वेश्चन इज मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के मेन एलिमेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज कैपिटल, क्रेडिटर एंड बीपी, क्या ये मेन एलिमेंट है, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, नो। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, क्या ये आपके मेन एलिमेंट्स हैं, यस हमने तीन ही एलिमेंट मेन डिस्कस किए थे, एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ये तो थे कुछ बेसिक एमसीक्यू, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टफ एमसीक्यू। A business purchased machinery for 1,20,000, paying 50,000 in cash and rest in credit, यानी कि 70,000. What is the impact on the accounting equation? तो फर्स्ट ऑप्शन इज एसेट इंक्रीज बाय 1,20,000, यस ये तो होगा, मशीनरी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज बाय 50,000, क्या ये सही है, नो, क्योंकि 50,000 तो आपके कैश पेमेंट थी, तो कैश डिक्रीज होनी थी, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एसेट इंक्रीज बाय 70,000, यहीं से गलत हो जाता है क्योंकि एसेट तो आपकी 1,20,000 बड़ी है। थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, एसेट इंक्रीज बाय 1,20,000, यस ये तो करेक्ट है। कैश डिक्रीज बाय 50,000, ये भी करेक्ट है बिकॉज हमने कैश में पेमेंट की थी 50,000 की। एंड लायबिलिटी इंक्रीज बाय 70,000, ये भी करेक्ट है क्योंकि हमने बाकी की पेमेंट 70,000 हमने क्रेडिट पे की थी, तो हमारी लायबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी, 70,000। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो आज हमने जाना कि व्हाई द एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसके पीछे का लॉजिक समझा, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया, साथ ही साथ हमने एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ ये बेसिक कुछ ट्रांजेक्शन को समझने से आप हाफ ईयरली में अपने एमसीक्यू और सिंपल इक्वेशन के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन जो कि आपके 6 मार्क क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।